नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पे निकलने वाले हैं। हम सब रोजाना सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो करते ही हैं, राइट? लेकिन आज हम इस डिजिटल इकोनॉमी की उन छिपी हुई गहरी परतों को एक-एक करके हटाने वाले हैं। ये बिल्कुल एक प्याज की तरह है। ऊपर से देखने पर लगता है कि सब कुछ फ्री और आसान है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही अलग और कॉम्प्लेक्स दुनिया काम कर रही है। तो चलिए, बिना देर किए इस डिजिटल प्याज को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट को चलाने के लिए 18 डेटा सेंटर्स की जरूरत पड़ती है और इनकी कीमत $20 बिलियन से भी ज्यादा हो सकती है, तो फिर ये कंपनियां हमसे अपनी ऐप यूज करने का एक भी पैसा क्यों नहीं लेती? मतलब बिना कोई फीस लिए ये इतने भारी भरकम खर्चे आखिर कैसे उठा रही हैं? इसका जवाब छुपा है इस नंबर में, $231 बिलियन। ये 2023 में सोशल मीडिया का अनुमानित मार्केट साइज है। आपको पता है, दुनिया के कई देशों की कुल जीडीपी भी इतनी नहीं होती। अब सवाल यह है कि ये कंपनियां इतनी अमीर कैसे हैं? खैर, सच तो यह है कि उनका असली प्रोडक्ट उनकी ऐप है ही नहीं। उनका असली प्रोडक्ट हम हैं। जी हाँ, हमारा डेटा और हमारा ध्यान। आज के बाजार में यही वो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा मुनाफा कमा कर दे रही हैं। आज की इस चर्चा में हम इन मुख्य बिंदुओं पर गौर करेंगे। Attention is currency, the data collection trail, the science of addiction, algorithms and extreme content, real-world political manipulation, और आखिर में why data protection matters. Attention is currency, the true cost of a free app. अब ये लड़ाई कितनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा नेटफ्लिक्स के सीईओ के इस बहुत ही मशहूर बयान से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा था, हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर नींद है। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। टेक कंपनियां सिर्फ एक दूसरे से नहीं टकरा रही, बल्कि वे इंसान की सबसे बेसिक जरूरत यानी हमारी नींद से मुकाबला कर रही हैं। मकसद बस एक है, लोग ज्यादा से ज्यादा समय स्क्रीन पर बिताएं। और इसी कॉन्सेप्ट को अटेंशन इकोनॉमी कहा जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां हमारे ध्यान यानी अटेंशन को एक बहुत ही कीमती और लिमिटेड करेंसी माना जाता है। सिंपल सी बात है, जहां जहां लोगों का ध्यान जाएगा, वहां एडवर्टाइजर्स का पैसा और अपार शक्ति खुद ब खुद खिंची चली आएगी। The data collection trail, how information is silently harvested. तो आखिर ये ध्यान डेटा में कैसे बदलता है? ये सब शुरू होता है हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी से। जब हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो कुकीज़ नाम की तकनीक उस वेबसाइट की मेमोरी की तरह काम करती है। हम एक साइट से दूसरी साइट पर जाते हैं और ये थर्ड पार्टी कुकीज़ हमें ट्रैक करती रहती हैं। फिर ये सारी जानकारी डेटा ब्रोकर्स के जरिए टारगेटेड एडवर्टाइजर्स तक पहुंचती है। मतलब अगर आज इंटरनेट पर जूतों के बारे में सर्च किया जाए तो सिस्टम उसे तुरंत ट्रैक कर लेगा और फिर अगली हर साइट पर बस जूतों के ही विज्ञापन दिखने लगेंगे। और हैरानी की बात यह है कि ये ट्रैकिंग सिर्फ हमारे नाम या ईमेल तक सीमित नहीं है। इंटरनेट पर अपलोड की गई फोटो के एक्सेफ डेटा से हमारी जीपीएस लोकेशन और कैमरे का टाइप तक पता चल जाता है। हम किस समय ऑनलाइन रहते हैं, हमारी लोकेशन क्या है, हम किन चीज़ों पर लाइक या कमेंट कर रहे हैं, ये सारे छोटे छोटे डेटा पॉइंट्स जुड़कर हमारी एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल तैयार करते हैं। अब जरा इस नेम ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचिए। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने एक फेक वेबसाइट बनाई और 543 स्टूडेंट्स को उसके नियम और शर्तें यानी टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करने को कहा। उन्होंने बहुत ही चालाकी से उन शर्तों के बीच में लिख दिया था कि जो भी इसे एक्सेप्ट करेगा उसका पहला बच्चा कानूनी तौर पर कंपनी का हो जाएगा। कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स ने बिना पढ़े ही यस पर क्लिक कर दिया। ये साफ दिखाता है कि कैसे हम उन लंबे और बोरिंग लीगल शब्दों के जाल में फंसकर बिना सोचे समझे अपना सारा कंट्रोल कंपनियों को सौंप देते हैं। और पता है इसका नतीजा क्या होता है? पेरिस की एक यूजर ने जब यूरोपियन प्राइवेसी कानूनों का इस्तेमाल करके डेटिंग ऐप टिंडर से अपना पर्सनल डेटा मांगा तो उन्हें 800 पेजों का एक पूरा डॉक्यूमेंट भेज दिया गया। जी हाँ, 800 पेज। टिंडर को ये तक पता था कि वो हफ्ते में कितनी बार अकेलापन महसूस करती हैं और किस तरह के गानों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। इतनी पर्सनल जानकारी होने का सीधा सा मतलब है कि किसी भी इंसान के इमोशंस को बहुत आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो पॉइंट ये है कि अगर किसी की आदतों को इतनी बारीकी से समझ लिया जाए तो उसके अगले कदम का अंदाजा लगाना चुटकियों का खेल हो जाता है। और बिल्कुल इसीलिए 2017 में द इकोनॉमिस्ट ने बहुत ही सटीक बात कही थी कि आज के दौर में डेटा तेल यानी ऑयल से भी ज्यादा मूल्यवान हो गया है। द साइंस ऑफ एडिक्शन, इंजीनियरिंग द एंडलेस स्क्रॉल। आप देखते हैं कि ये सब उस साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग से कैसे जुड़ा है जो हमें स्क्रीन से चिपकाए रखती है।
सिलिकॉन वैली के टॉप अटेंशन इंजीनियर्स सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को बिल्कुल एक कसिनो की स्लॉट मशीन की तरह डिजाइन करते हैं। हर बार जब स्क्रीन को नीचे की तरफ स्क्रॉल किया जाता है तो एक सरप्राइज या कुछ नया मिलने की उम्मीद होती है। इससे हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है और यही वो लूप है जो हमें घंटों तक रील्स या पोस्ट देखने पर मजबूर कर देता है और हम असल जिंदगी के इंटरैक्शन से पूरी तरह कट जाते हैं। एल्गोरिदम्स एंड एक्सट्रीम कंटेंट, हाउ द फीड शेप्स रियलिटी। अब सवाल ये है कि जब ये एंगेजमेंट के भूखे एल्गोरिथम ये तय करते हैं कि हमें क्या देखना है, तो होता क्या है? दरअसल एल्गोरिथम किसी का पक्ष नहीं लेता, वो बस हमारी पसंद देखता है। अगर किसी का झुकाव लेफ्ट विंग यानी वामपंथी विचारों की तरफ है तो सिस्टम उसे बस वही दिखाएगा, और अगर कोई राइट विंग यानी दक्षिणपंथी विचार देखता है तो उसे सिर्फ उसी तरह का कंटेंट मिलेगा। इसे इको चेंबर कहते हैं। यहाँ लोगों को सिर्फ वही सुनाई देता है जो वो पहले से मानते हैं, और धीरे धीरे विचार इतने कट्टर हो जाते हैं कि समाज में पोलराइजेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। इस सिस्टम की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह भी है कि शांतिपूर्ण सच्चाई और ज्ञानवर्धक बातें एल्गोरिदम के लिए बहुत ही बोरिंग होती हैं। इसके उलट फेक न्यूज़ या कोई बहुत ही भड़काऊ कंटेंट तुरंत लोगों का ध्यान खींच लेता है, जिससे उन्हें ज्यादा एंगेजमेंट मिलता है। तो बेसिकली सिस्टम जानबूझकर इस एक्सट्रीम और भड़काऊ सामग्री को प्रमोट करता है, क्योंकि इससे उन्हें ज्यादा क्लिक्स मिलते हैं। रियल वर्ल्ड पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, फ्रॉम डिजिटल फीड्स टू ग्लोबल इम्पैक्ट। और ये सिर्फ डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर हमारी असल दुनिया की राजनीति पर भी पड़ता है। जरा इन घटनाओं पर गौर कीजिए। 2016 के अमेरिकी चुनावों के दौरान रूस पर 126 मिलियन यूजर्स को मैनिपुलेट करने का आरोप लगा। फिर 2018 में खुलासा हुआ कि कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की कंपनी को 50 मिलियन यूजर्स का डेटा दे दिया गया था, ताकि उन यूजर्स की साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाकर उन्हें खास तरह के पॉलिटिकल विज्ञापन दिखाए जा सकें। इसी लापरवाही की वजह से 2022 में फेसबुक पर $725 मिलियन का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया। ये इवेंट्स साफ दिखाते हैं कि बिग डेटा का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में चुनाव और राजनीतिक विचारों को कैसे मोड़ा जा रहा है। बात सिर्फ राजनीति पर खत्म नहीं होती, इसका सीधा असर इंसानी जानों पर भी पड़ा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और कुछ इंटरनल लीक हुए दस्तावेजों से यह भयानक सच सामने आया कि म्यांमार में जब रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ भड़काऊ कंटेंट डाला गया तो एल्गोरिथम ने एंगेजमेंट के लालच में उसे और ज्यादा प्रमोट कर दिया। इसके नतीजे में असल दुनिया में भयानक हिंसा भड़की और अनगिनत लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये दिखाता है कि अनियंत्रित एल्गोरिथम के नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं। एक और बहुत ही दिलचस्प उदाहरण देखिए। एक ही ऐप है टिकटॉक, लेकिन अलग अलग देशों के हिसाब से इसके एल्गोरिदम के नियम बिल्कुल अलग हैं। अमेरिका वाले वर्जन में सारा फोकस एंटरटेनमेंट और इन्फ्लुएंसर्स पर है और यूज करने की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन उसी कंपनी के चाइनीज वर्जन में बच्चों को विज्ञान, शिक्षा और कल्चर की चीजें दिखाई जाती हैं। और तो और 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए दिन में सिर्फ 40 मिनट की लिमिट सेट है। नतीजा, अमेरिका के बच्चे इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, जबकि चीन के बच्चे एस्ट्रोनॉट। सोचिए, एक एल्गोरिदम कैसे पूरी की पूरी पीढ़ी की सोच और दिशा बदल सकता है। Why data protection matters, the absolute necessity for laws। तो इन सब बातों से हम आखिर में इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस डिजिटल इकोसिस्टम को सुरक्षित रखना इतना जरूरी क्यों है। जब डेटा की सुरक्षा कमजोर होती है तो उसका हर्जाना हम सबको भरना पड़ता है। 2021 में एयर इंडिया के 4.5 मिलियन यूजर्स का डेटा ब्रीच हो गया। 2020 में बिग बास्केट के 20 मिलियन ग्राहकों का डेटा हैक हो गया, और यही चोरी हुआ डेटा बाद में आइडेंटिटी फ्रॉड और फिशिंग अटैक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका सीधा नुकसान हम जैसे आम कंज्यूमर्स को होता है। तो जाते जाते ये सब हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल छोड़ जाता है। आज जब हमारी फिजिकल दुनिया और डिजिटल दुनिया पूरी तरह से आपस में मिल चुकी हैं, तो क्या मजबूत डेटा सुरक्षा कानून ही वो आखिरी ढाल हैं जो इंसानियत को इस डेटा के खेल में सुरक्षित रख सकते हैं? बेशक सोशल मीडिया ने दुनिया को जोड़ने का शानदार काम किया है, लेकिन इस डिजिटल प्याज की परतों को समझना और अपने डेटा की सुरक्षा की मांग करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।